हाय एवरीवन, योर मूवमेंट कोच हरीश शर्मा। और आज हम बात करने वाले हैं मूवमेंट्स और उसके सिलेक्शन के बारे में कि मैं किस तरीके से मूवमेंट्स प्लान करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि मूवमेंट्स किस तरीके से डिज़ाइन की जाती हैं। आज तक आपने सिर्फ मूवमेंट को दो नज़रिए से देखा होगा, सही गलत, ये पोस्चर गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, ये इंजरी प्रोन है। बट आज आप इस वीडियो के थ्रू समझोगे कि मूवमेंट्स को प्लान करने में कितना दिमाग लगता है और किन किन एस्पेक्ट्स को दिमाग में रखकर मूवमेंट्स प्लान की जाती हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। अगर किसी को मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ और मैं किसी को सूमो स्क्वाट कराता हूँ, उसमें तो मैं दो टाइप के सूमो स्क्वाट दूंगा, जिसमें एक सूमो स्क्वाट होता है नीज आउटसाइड, टोज आउटसाइड, एंड यहाँ से वेट रहेगा बहुत हैवी गोइंग डाउन एंड अप। इस मूवमेंट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे हो, आप हाइपरट्रॉफी पर काम कर रहे हो। बट अगर इसी मूवमेंट के थ्रू मुझे हिप मोबिलिटी पर काम करना हो तो मैं उनको क्या दूंगा, लेग्स वाइड, टोज आउट, और बोलूँगा हिप को पीछे नहीं, सिर्फ ग्राउंड की साइड जाने देना है। इससे क्या हो रहा है, उनका ग्रॉइन एरिया, हिप, इनर थाइज ओपन अप हो रहे हैं, तो मोबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हिप मोबिलिटी का रोल सबसे ज़्यादा है हमारी डे टू डे लाइफ में। और लोअर बैक इंजरीज में भी हिप मोबिलिटी का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपकी हिप मोबिलिटी अच्छी है तो आपको लोअर बैक पेन जैसे इश्यूज अराइज नहीं होंगे। दूसरा, जब हम ग्राउंड पर बैठते हैं और हमारी हिप मोबिलिटी अच्छी है तो हमें ग्राउंड पर बैठना ईजी हो जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर मुझे किसी से बहुत हैवी वेट उठवाना है तो मैं उसको नॉर्मल सूमो स्क्वाट दूंगा, बट अगर किसी की मोबिलिटी पर काम करना है तो मैं उसको वाइड स्टांस में अलग वे से सूमो स्क्वाट दूंगा। वैसे ही अब मैं बात करता हूँ लंजेस के बारे में। अगर मैं किसी को लंजेस दे रहा हूँ, अगर फर्स्ट टाइम है तो मैं सिर्फ हाइपरट्रॉफी पर काम कर रहा हूँ, तो मैं उनको नॉर्मल लंजेस दूंगा, दैट्स इट, जिसमें ज़्यादा नीज को आगे पुश नहीं करने दूंगा। बोलूँगा कि आपको अपनी बॉडी को टुवर्ड्स द ग्राउंड लेकर जाना है, वॉक फॉरवर्ड करना है या बैक करना है, दिस इज डिपेंड्स ऑन कि कौन सा वेरिएशन मैं दे रहा हूँ। बट इसी लंज के थ्रू अगर मैं मोबिलिटी पर काम कर रहा हूँ तो मैं उनको बोलूँगा कि जितना वाइड स्टांस ले सकते हो आप उतना लेने का ट्राई करो, एंड यहाँ से पुश योर हिप डाउन। अगर आपका हील थोड़ा बहुत ग्राउंड से लिफ्ट हो रहा है तो भी चलेगा। बट इसी मूवमेंट के थ्रू अगर मुझे एंकल मोबिलिटी पर काम करना हो तो मैं बोलूँगा स्टेप फॉरवर्ड, ट्राई टू पुश योर हील डाउन एंड नी फॉरवर्ड। इस मूवमेंट के थ्रू हमारे काफ मसल स्ट्रेच होंगे। तो जिन लोगों की एंकल मोबिलिटी प्रॉपर नहीं है उनके लिए मूवमेंट बहुत ही वंडरफुल है। अब मैं मूवमेंट को किस नज़रिए से देख रहा हूँ, टू इम्प्रूव एंकल मोबिलिटी। वहीं पर अगर मुझे नी पर लोड इंक्रीज करना हो, मतलब नी कंप्रेशन पर काम करना हो, तो मैं बोलूँगा अपने हील को ग्राउंड से लिफ्ट करो एंड पुश योर नी टुवर्ड्स द ग्राउंड एंड नाउ पुश बैक। तो ये लंज बहुत ही अलग हो गया, राइट? और ये आप नॉर्मल जिम्स में किसी को भी करते हुए नहीं देखते होगे। बट अगर मुझे फ्रंट स्प्लिट पर काम करना है तो मैं वाइड से वाइड लंज दूंगा लाइक दिस, और बोलूँगा कि अपने हिप को टुवर्ड्स द ग्राउंड लेकर जाना है और ट्राई करो अपने नी को स्ट्रेट करने का। जो पीछे वाला नी है वो स्ट्रेट रहना चाहिए, ग्राउंड पर प्लेस नहीं करना है, एंड पुश योर हिप डाउन। अगर हम इस रेंज को ईजीली कर पा रहे हैं तो मैं उनका जो फ्रंट फुट है उसको एलिवेशन पर ले जाऊंगा, जिससे उनको और भी अच्छी डेप्थ मिलेगी। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं मूवमेंट्स को किस तरीके से सोच रहा हूँ। किसी की एंकल मोबिलिटी पर काम करना है, किसी के नी कंप्रेशन पर काम करना है, किसी के स्किल पर काम करना है जैसे फ्रंट स्प्लिट, क्योंकि जब हमारी ग्रॉइन एरिया और हिप मोबिलिटी प्रॉपर होगी तो हमें हैंड्स एंड किक करने में भी हेल्प मिलेगी। ये देखो, अगर मेरा ये पार्ट टाइट है तो जब मैं किक करूँगा तो इससे क्या होगा, मेरा नी बार बार फोल्ड हो जाएगा और मैं फोर्स भी प्रोड्यूस नहीं कर पाऊँगा। तो इससे क्या होगा, मुझे हैंड्स एंड किक करने में डिफ़िकल्टी होगी। तो एक लंज के थ्रू आप मोबिलिटी पर काम कर रहे हो, जो कि बाकी के अदर स्किल्स में बाय प्रोडक्ट हेल्प करने वाला है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूँ चेस्ट प्रेस के बारे में। आप जिम में चेस्ट प्रेस लगाते हो, चेस्ट प्रेस में आप थोड़ा एल्बोज और शोल्डर के बीच में एंगल रखते हो और ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करने का ट्राई करते हो। ज़्यादातर लोग जिम्स के अंदर हाइपरट्रॉफी पर ही काम करते हैं, फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा रेप्स और ज़्यादा से ज़्यादा वेट उठाना। मोबिलिटी के बारे में वो लोग सोचते ही नहीं है। बट अगर मैं किसी पर्सन की शोल्डर मोबिलिटी पर काम कर रहा हूँ और शोल्डर मोबिलिटी में हमारे पेक्टोरल
मसल्स का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमारे पेक्टोरल मसल्स टाइट हैं तो इसकी वजह से हमारे शोल्डर्स आगे की ओर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद पेन भी होता है। तो ऐसे इश्यूज़ ना अराइज हो या ऑलरेडी किसी के मसल्स टाइट हो चुके हैं तो उनके लिए मैं कैसे चेस्ट प्रेस प्लान करूँगा। मतलब जो भी मैं मूवमेंट दे रहा हूँ वो है मोबिलिटी बेस्ड मूवमेंट, राइट। सी दिस, पहले मैं बताऊँगा हम जिम जाते हैं, एल्बोज़ को स्लाइटली अंदर की ओर रख के हम डंबल्स को नीचे लाते हैं और चेस्ट प्रेस लगाते हैं। बट आज जो वेरिएशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, और ये नॉर्मल जिम में अगर आप लगा रहे होगे तो बोलेंगे ये पोस्चर गलत है, ये कौन सा चेस्ट प्रेस है, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं है। ये वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे या आपको बोलेंगे ये कहाँ से नया बंदा आया है, क्या नया लेके आया है, राइट। ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जो जिम्स के अंदर चलती रहती हैं, राइट। अब यहाँ से अपने एल्बोज़ को पीछे की ओर लेकर जाना है जितना आप लेकर जा सकते हो, एंड जो आपके डंबल्स हैं वो आपके एल्बो जॉइंट के ऊपर रहेंगे। तो जब आप ये मूवमेंट परफॉर्म कर रहे होगे इसमें आपका बहुत ही वंडरफुल स्ट्रेच आएगा चेस्ट मसल्स पर। तो जब भी हमारे फ्रंट साइड में मसल्स टाइट होते हैं उनको ओपन अप करने के लिए मैं इस मूवमेंट का यूज़ करता हूँ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कौन से दो एस्पेक्ट दिमाग में लेकर चल रहा हूँ। मुझे ज़्यादा वेट उठा के हाइपरट्रॉफी पर काम करना है, मतलब चेस्ट गेन पर काम करना है, या चेस्ट प्रेस में मुझे मोबिलिटी पर काम करना है। बट जब भी हम मोबिलिटी पर काम करेंगे तो हमारे जो वेट्स हैं वो हमेशा थोड़ा लेस रहेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवमेंट इंजरी प्रोन है, ये नहीं करनी है। अगर ये वाले चेस्ट प्रेस आपको किसी ने भी करते हुए देखा हो तो मुझे बताना। मैंने आपको अभी तक सिर्फ 3 एग्जाम्पल दिए, अब मैं आपको चौथा एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ जेफरसन कर्ल के बारे में, कि जेफरसन कर्ल को मैं कैसे प्लान करता हूँ। अगर मेरे पास कोई पहले दिन पर्सन आता है तो मैं उनको जेफरसन कर्ल बोलता ही नहीं, मैं उनको सिर्फ ये बोलता हूँ कि आपको सिर्फ फॉरवर्ड बेंड करना है, दैट्स इट। अब जब वो फॉरवर्ड बेंड करते हैं तो मैं देखता हूँ कि ये फॉरवर्ड बेंड सबसे ज़्यादा कहाँ से हो रही है। मतलब कुछ लोगों की तो RDL की तरह होती है, स्पाइन न्यूट्रल होती है और बस वो हैमस्ट्रिंग्स उनके फ्लेक्सिबल होते हैं और नीचे चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं जेफरसन कर्ल प्लान करूँगा लाइक दिस। पहले नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड एंड देन राउंड योर बैक। मतलब उनकी स्पाइन की फ्लेक्शन मोबिलिटी पर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट पूरी तरीके से इमोबाइल है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जेफरसन कर्ल पर काम नहीं करते हैं, वो दे फोकस ऑन न्यूट्रल स्पाइन, या आपकी स्पाइन स्ट्रेट रहनी चाहिए या आपको बैकग्राउंड नहीं करनी है क्योंकि बैकग्राउंड इंजरी प्रोन है। ये सबसे बड़ा मिथ है फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर। तो मैं जब जेफरसन कर्ल कराऊंगा जिसकी लोअर बैक टाइट है उसको फोकस करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैकग्राउंड करने की ज़रूरत है। बट ये इतना आसान नहीं होता है, बहुत फोकस लगता है, बहुत पेशेंस लगता है इसमें। बट अगर किसी के हैमस्ट्रिंग टाइट हैं तो मैं उनके लिए जेफरसन कर्ल दूंगा एंड रेंज में। मैं बस उनको बोलूँगा आपको नीचे जाना है और अपने हैमस्ट्रिंग्स, हिप एंड लोअर बैक में स्ट्रेच फील करना है। अगर किसी की होल पोस्टीरियर चेन टाइट है तो मैं बोलूँगा पहले नेक इन, शोल्डर फॉरवर्ड एंड देन राउंड योर बैक, स्लोली गो डाउन। तो सिर्फ जेफरसन कर्ल नहीं कर रहे हैं हम, किसको किस टाइप का जेफरसन कर्ल देना है, कौन सा वेरिएशन डालना है, किसके लिए डालना है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। गाइस, इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा कि एक मूवमेंट्स कैसे प्लान की जाती हैं। अभी तक आप प्लान कर रहे होगे सही पोस्चर, गलत पोस्चर, ये मूवमेंट इंजरी प्रोन है, इसको नहीं करना चाहिए, या फिर आपको मूवमेंट के बारे में पता है बट आप कॉन्शियस होके जिम में वो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हो क्योंकि 4 लोग आपको सिखाने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं ये गलत है, ये इसको नहीं करना है। इस वजह से भी बहुत सारे लोग मूवमेंट्स जिम में जाकर नहीं करते हैं। क्योंकि पर्सनली ये मैं फील करता हूँ, जब मैं किसी को जेफरसन कर्ल देता हूँ ना, वो जिम में जाके परफॉर्म करते हैं तो लोग बोलते हैं कि सर हमें वो एलियन समझते हैं, कहाँ से आया है, बैकग्राउंड नहीं करते और इंजरी हो जाएगी भाई। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोग मूवमेंट्स नहीं करते हैं। अब आपको ओवरऑल समझ में आ रहा होगा कि जब मैं मूवमेंट्स प्लान करता हूँ तो कौन कौन से एस्पेक्ट हैं मैं दिमाग में लेकर चलता हूँ।
मूवमेंट्स को देखा जाता है कि आप मूवमेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए प्लान कर रहे हो, स्ट्रेंथ के लिए प्लान कर रहे हो, या किसी पर्सन को उस मूवमेंट में कोई फियर है उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, या उसके थ्रू आप कोई स्किल अनलॉक करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, या किसी पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है किसी जॉइंट में, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो। इतना सोच समझ कर एक मूवमेंट को प्लान किया जाता है और इसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम हमारी मूवमेंट्स में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे बॉडी के मैकेनिज़्म में है। उसके अकॉर्डिंग हमें मूवमेंट सेलेक्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मूवमेंट गलत नहीं होती, मूवमेंट का सिलेक्शन और उसका एग्जीक्यूशन सही गलत होता है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एज मच एज़ यू कैन। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैं बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। अब टाइम आ गया है अपने मूवमेंट साइंस को अपग्रेड करने का।